नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल की परतें खोलेंगे, एक ऐसा छिपा हुआ मॉडल जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे यही काम कर रहा है। एक ऐसा मॉडल जिसने सदियों से दुनिया की ताकत को अपने हिसाब से चलाया है। तो सीधा सवाल यह है कि दुनिया भर में सरकारें गिर क्यों रही हैं। हम सब देख रहे हैं ना, श्रीलंका हो, ईरान हो या फिर हमारे अपने आस पड़ोस के देश, हर जगह एक जैसी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। सरकारें टिक नहीं पा रही हैं, सड़कों पर भारी विरोध हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक से कैसे होने लगा। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ राजनीति है तो शायद हम पूरी कहानी नहीं देख रहे हैं। एक नज़रिया ये भी है कि जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वो तो बस सतह पर है। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और इस गहरी कहानी के केंद्र में है एक बिजनेस मॉडल। हाँ, एक बिजनेस मॉडल। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो कहते हैं कि सदियों पहले बनाया गया था और आज भी हूबहू इस्तेमाल हो रहा है। और इसका सीधा साधा उसूल है, अस्थिरता फैलाओ और उससे पैसा कमाओ। तो सवाल ये है कि ये मॉडल आज के ज़माने में काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत एक ऐसे शब्द से होती है जो आजकल हमें खबरों में खूब सुनने को मिलता है, रेजीम चेंज, यानी सत्ता परिवर्तन। अब ये रिजीम चेंज है क्या? देखिए, इस थियरी के हिसाब से ये किसी भी सरकार को बिना चुनाव के गिराने का एक तरीका है। और मजे की बात यह है कि ये ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे देश के लोग ही बगावत कर रहे हैं, पर असल में कहा जाता है कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट कहीं बाहर लिखी जाती है और वहीं से इसे कंट्रोल किया जाता है। तो सवाल ये है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, मतलब क्या फायदा है इसमें। इस मॉडल को मानने वालों का कहना है कि इसके पीछे कई बड़े मकसद हैं। सबसे पहला तो है देश के संसाधनों और व्यापार के रास्तों पर कब्जा करना। दूसरा, एक ऐसी सरकार बिठाना जो आपके इशारों पर चले। फिर जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो देश को दोबारा बनाने के लिए कर्ज और कॉन्ट्रैक्ट्स का एक नया बाजार खड़ा हो जाता है। और शायद सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि दुनिया में किसी दूसरी ताकत को इतना मजबूत ही ना होने दिया जाए कि वो सफलता का कोई नया मॉडल पेश कर सके। मतलब अपना दबदबा बनाए रखो। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नया तरीका है ये उस सबसे पुराने मकसद यानी पैसे से कैसे जुड़ा है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये पुराने और नए तरीकों का फर्क साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले क्या होता था, सेनाएं हमला करती थीं। आज क्या होता है, विरोध प्रदर्शन और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। पहले जमीन पर कब्जा होता था, आज देश की आर्थिक नीतियों पर कंट्रोल किया जाता है। और सबसे बड़ा फर्क, पहले युद्ध में देश का पैसा लगता था, आज इसे कुछ बाहरी अमीर लोग फंड करते हैं जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, पैसे से दुनिया पर राज करना। लेकिन एक मिनट, क्या ये मॉडल सच में नया है या फिर इसकी जड़ें हमारे इतिहास में कहीं बहुत बहुत गहरी छिपी हुई हैं? चलिए अब इस कहानी की जड़ तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये खेल देश नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां सदियों से खेलती आ रही हैं। और ये टाइमलाइन, ये तो पूरी कहानी ही बयां कर देती है। जरा 1815 के वाटरलू के युद्ध को देखिए। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने क्या किया? उन्होंने लड़ाई में दोनों तरफ, फ्रांस को भी और ब्रिटेन को भी पैसा दिया। फिर उन्होंने ब्रिटेन में ये अफवाह फैला दी कि ब्रिटेन तो जंग हार रहा है। इससे क्या हुआ? सरकारी बॉन्ड की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। बस उन्होंने कौड़ियों के भाव ये सारे बॉन्ड खरीद लिए। और जब ब्रिटेन असल में जंग जीत गया तो सोचिए उन्होंने कितना बड़ा मुनाफा कमाया होगा। यही सेम मॉडल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनाया। एक कंपनी जिसने ब्रिटिश सरकार के आने से 100 साल पहले ही पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था। तो एक ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार था। लड़ाई के लिए पैसा दो, खबरों को अपने हक में मोड़ो और फिर तबाही और उसके बाद के निर्माण दोनों से पैसा कमाओ। और अगर हम आज की ताकत की बात करें तो जरा इस आंकड़े को देखिए। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसी कुछ ही फर्मों के पास आज करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। ये रकम दुनिया के ज्यादातर देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी कहीं कहीं ज्यादा है। अगर ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है और दिलचस्प लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये जो सदियों पुराना ब्लूप्रिंट है ये आज के डिजिटल जमाने में कैसे काम करता है। चलिए आज के जमाने के हथियारों पर एक नजर डालते हैं।
आज के तरीकों को समझने के लिए अक्सर जीन शार्प के एक प्लेबुक का जिक्र होता है। कहा जाता है कि इसमें अहिंसक क्रांति के कई तरीके बताए गए हैं और इसका एक पूरा पैटर्न है। स्टेप 1, किसी भी समाज की कमजोर नब्ज पकड़ो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के या फिर अमीरी गरीबी के। स्टेप 2, फिर देश की सबसे जरूरी संस्थाओं जैसे अदालतें और चुनाव आयोग, उन पर से लोगों का भरोसा खत्म कर दो। स्टेप 3, इसके बाद विरोध प्रदर्शनों को पैसा और मीडिया कवरेज देकर उन्हें बहुत बड़ा बनाकर दिखाओ। स्टेप 4, एक ऐसा माहौल बनाओ कि लगे जैसे पूरा देश ही सरकार के खिलाफ हो गया है। इसके लिए मीडिया और कुछ जाने माने चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भारत में अवार्ड वापसी गैंग को कुछ लोग इसी नज़र से देखते हैं। और आखिरी स्टेप, लोगों को सविनय अवज्ञा के लिए उकसाओ ताकि सरकार पूरी तरह से पंगु हो जाए और कोई काम ही न कर पाए। अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं, इस थियरी में 21वीं सेंचुरी के कुछ और भी हथियारों की बात की जाती है, जैसे अमेरिकी डॉलर की ताकत का इस्तेमाल करके देशों पर अपनी नीतियां थोपना, या फिर कुछ इलाकों में राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए कट्टरपंथ को हवा देना ताकि वहां हमेशा अस्थिरता बनी रहे। मीडिया और एनजीओ के जरिए पूरी दुनिया की सोच को अपने हिसाब से ढालना भी इसी का एक हिस्सा माना जाता है। और हाँ, भारत पाकिस्तान जैसे जो लड़ाई वाले क्षेत्र हैं, उन्हें हमेशा सुलगता हुआ रखने की बात भी कही जाती है ताकि हथियारों का बाजार कभी ठंडा ना पड़े। चलिए, अब इस कहानी की आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाली परत पर चलते हैं। ये जो सदियों से नियंत्रण की भूख चली आ रही है, इसका आखिरी मकसद क्या है? पहला मकसद है अगली सबसे कीमती चीज पर कब्जा करना, और वो तेल नहीं बल्कि डेटा है। वही डेटा जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। इसके बाद ये थ्योरी और भी गहरी हो जाती है। इसमें एक एजेंडे की बात की जाती है, दुनिया की आबादी कम करने का एजेंडा। इस सोच के मुताबिक इसका मकसद ऊर्जा और संसाधनों को आम इंसान से छीनकर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल परियोजनाओं में लगाना है। और फिर आता है इस थ्योरी का अंतिम लक्ष्य, ट्रांसह्यूमनिज्म, यानी इंसान और मशीन को एक कर देना। इस नजरिए से देखें तो इंसान खुद ही मुनाफे का अगला बाजार बन जाता है, जहां इंसानी क्षमताओं को अपग्रेड करके बेचा जा सकेगा। तो हम आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। नियंत्रण की ये भूख आखिर कहाँ जाकर खत्म होगी, और इस ग्लोबल बिजनेस मॉडल का हम सब पर यानी पूरी इंसानियत पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचना बहुत जरूरी है।